सब 4 मीटर कार्स की मार्केट इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं अलग अलग किस्म की। और उनमें से एक बहुत लंबे समय से बिकती आ रही गाड़ी है होंडा की अमेज। ये कार अपने हर एक इटरेशन के साथ मेरे हिसाब से लगातार बेटर ही होती चली गई है और आज की डेट में सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर कार्स में से है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे हिसाब से तो इंडिया के लिए होंडा द्वारा बनाई गई जितनी भी गाड़ियां हैं ना फिलहाल की डेट में आज जो चल रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सेंसिबल कार भी यही है। क्योंकि इसका जो टॉप वेरिएंट है ना, उसका प्राइस 10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास पड़ता है और उसी के अंदर आपको ये गाड़ी एडास भी दे देती है और एक काफी एडवांस सीवीटी गियर बॉक्स भी इसके अंदर मिलता है। लेकिन इस गाड़ी की कुछ अपनी खामियां भी हैं और इसीलिए आज इस काफी डिटेल एनालिसिस के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस गाड़ी के सभी प्रोस एंड कॉन्स को, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है या फिर नहीं। अब इस गाड़ी पर मैं डीप डाइव करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप में से 30% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं और जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलो सबसे पहले हम डिजाइन से ही शुरू करते हैं। होंडा में इसके डिजाइन को लेकर मेरी एक सोच ये है कि ये गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देती है, फिर चाहे आप इसकी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स को देख लो या फिर इसकी स्लीक टेल लाइट्स को। इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन में जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं ना, वो इसको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। अब मैंने इस गाड़ी के डिजाइन को लेकर प्रीमियमनेस की बात सबसे पहले इसलिए करी है क्योंकि अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास ही पड़ता है। और अगर मैं इसके प्राइस के हिसाब से बात करूं तो यस, ये गाड़ी अच्छी खासी प्रीमियम दिखाई देती है बाहर से। वैसे तो ओवरऑल मुझे इस गाड़ी का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल से बात करूं तो भी मुझे गाड़ी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है। एक्चुअली सिर्फ यही नहीं, मुझे कोई भी सब 4 मीटर सेडान साइड प्रोफाइल से उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है क्योंकि 4 मीटर के लेंथ के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये गाड़ियां थोड़ी सी श्रिंक लगती हैं। बाकी आप लोग भी बताओ कमेंट्स के अंदर कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगता है। गाड़ी का डिज़ाइन के बारे में तो अच्छी खासी बातें हो गई हैं, तो अब सीधा गाड़ी की बैक सीट पर चलते हैं। ये गाड़ी 4 मीटर की है, ठीक है, 4 मीटर के अंदर आने वाली कार है। तो इन गाड़ियों के ना बैक सीट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ऐसे 4.3 4.5 मीटर्स वाली गाड़ियों में होता है। लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर मेरे को ठीक लगा बैक स्पेस। देखो नी रूम जो है वो ठीक ठाक है, मतलब मेरे ख्याल में कितना होगा, ये 1.5-2 इंच के आसपास होगा। अब पैर अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट है, ठीक है। लेकिन एक स्मार्ट चीज़ ये करी है इन्होंने कि स्कूप इन कर दिया है इसको, और यहाँ पर मैगजीन रखने के लिए जगह भी नहीं दी है, जिसकी वजह से फर्दर कम ना हो अगर आप बोतल वगैरह रख देते हो इसके अंदर। जो सेंटर टनल है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन आप देखो मेरे लिए तो नहीं है ये बैठने के लिए जगह। छोटे लोग आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, छोटे लोग भी नहीं आ सकते, बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर। तो 4+ चाइल्ड वाली सीट है ये। बाकी अगर मैं सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो उससे मैं खासा इंप्रेस्ड हूँ। अच्छी कुशनिंग है, टॉप नॉच, सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। कंफर्टेबल रहोगे आप, जब लॉन्ग जर्नीज में भी कंफर्टेबल फील करोगे। पीछे की तरह आगे वाली सीट भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है और आपको इन सीट्स में गर्मी भी कम लगेगी क्योंकि इनके अंदर लेदरेट सीट की बजाय फैब्रिक का यूज़ किया गया है। मैं लेदरेट वाली बात को इसलिए लेकर आया हूँ यहाँ पर क्योंकि इनकी होंडा एलिवेट के अंदर जो लेदरेट सीट्स हैं उनके अंदर परफोरेशन नहीं मिलती है, जिनकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में गर्मी लग सकती है उन सीट्स पे। लेकिन यहाँ पर फैब्रिक दिया गया है तो आपकी स्किन सांस लेती रहेगी। वैसे इसका एसी भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से आप गर्मी से बिल्कुल दूर रहोगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका एसी इतना अच्छा है या फिर टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है। शक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इस गाड़ी के साथ भी आया हूँ, इसको भी लेकर आया हूँ शूट पर, होंडा सिटी को, और इसके एसी में ना कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट एसी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन उस गाड़ी को ठंडा होने में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं इससे। और ये चीज़ मैंने जब मेरे पास गाड़ी आई थी ड्राइव रिव्यू के लिए, मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ कि इसका एसी कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव है। अब मैं इसके एसी की परफॉर्मेंस के इनिशियल इंप्रेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब मैंने गाड़ी को 12 बजे शूट करने के लिए निकाला था तो गाड़ी के अंदर आग बरस रही थी। ऑब्वियसली गाड़ी जब गर्मी के अंदर खड़ी रहती है तो उसका अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 500 मीटर चलाने के बाद ही मुझे ठंडी ठंडी फीलिंग आने लग गई और मैंने गाड़ी का जो ब्लोअर है उसकी स्पीड को कम कर दिया। इस तरीके के एसी की जो परफॉर्मेंस है ना, वो मैंने इस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा नहीं देखी है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद से होंडा ने सिटी और एलिवेट में यूज होने वाला कंप्रेसर ही इस गाड़ी के अंदर लगाया है और इस गाड़ी का जो कैबिन एरिया है वो उन गाड़ियों से काफी कम है। ये बस मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, लेकिन इसका एसी मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा। और मैं होंडा अमेज के ओनर से भी कमेंट्स के अंदर पूछना चाहूंगा कि क्या पीक समर के अंदर भी ये इतना ही इफेक्टिव फील होता है? कमेंट्स के अंदर बताओ प्लीज। कंफर्ट के बाद अगर मैं गाड़ी का एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये गाड़ी जेम है। इसमें आपको पूरा का पूरा एलिवेट वाला लेआउट ही मिलेगा, यानी कि हर जगह आपको बटन्स देखने को मिलेंगे। उनकी जो प्लेसमेंट है और उनकी जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल एलिवेट जैसी है और बहुत ही ज्यादा आसान है इस गाड़ी को चलते हुए यूज करना। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसके एर्गोनॉमिक्स और ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब करते हैं, जैसे इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की ब्राइटनेस। मैंने ये नोटिस करा कि जब मैं इस कार को दोपहर में चला रहा था, खासकर 12 से 2:30 या फिर 3 बजे के बीच में, तो जो इसकी स्क्रीन है ना उसको देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम आ रही थी इसको देखने में, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो मुझे काफी ज्यादा कम लग रही है, जिसके चलते जब सूरज ऊपर होता है या फिर आपके सामने एंगल में होता है तो उस वक्त
इस स्क्रीन को देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे आपको इसके अंदर मैप्स दिखते रहेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि मैप्स का जो कलर होता है वो लाइट होता है, लेकिन जब आप इसके मेन्यू में टॉगल करोगे तो वहां पर आपको दिखना काफी ज्यादा बंद हो जाएगा, क्योंकि मेन्यू की थीम ब्लैक होती है। तो उसको टॉगल करने के लिए आपको अपना चेहरा बिल्कुल स्क्रीन के सामने लाना पड़ेगा, तब आपको ये ठीक से दिखेगा। एक अच्छी स्क्रीन और एक अच्छा यूआई एक अच्छे एर्गोनॉमिक्स का मेजर पार्ट होता है। वैसे जो इसका यूआई है वो मुझे काफी अच्छा लगा, इजी टू यूज है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है उनका कनेक्शन कभी भी ड्रॉप नहीं होता है। मैंने ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रखी है और कभी भी इसका कनेक्शन ड्रॉप नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखूँ तो इसकी जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है ना, वो इस ब्राइटनेस की वजह से थोड़ा सा एम्पर होता है दोपहर के टाइम पे। लेकिन अगर आप सुबह गाड़ी चला रहे हो या फिर रात के टाइम पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इस गाड़ी के कैबिन में USB Type-C पोर्ट्स का ना होना भी एक डाउन साइड मेरे हिसाब से है, क्योंकि अब पूरा का पूरा स्मार्टफोन और टैबलेट इकोसिस्टम Type-C केबल्स पर शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से नॉर्मल A टाइप वाली केबल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनमें फास्ट चार्जिंग केबल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि अब वो कम बन रही है। और फास्ट केबल से ध्यान में आया कि इस गाड़ी के अंदर शायद से आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलता है, क्योंकि किसी पोर्ट पर ये मेंशन नहीं है कि ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट है या फिर इसमें इतने वॉट की चार्जिंग मिलती है। और ये जो चीज़ है ना, ये होंडा की तीनों गाड़ियों के साथ ही देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से होंडा को स्क्रीन की ब्राइटनेस पर काम करने की ज़रूरत है अमेज की, और अपनी तीनों ही गाड़ियों में यानी कि सिटी, अमेज और एलिवेट के चार्जिंग पोर्ट्स C टाइप वाले करने की ज़रूरत है और उनमें फास्ट चार्जिंग देने की ज़रूरत है। चलो अंदर और बाहर से तो अब हमने खूब समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कि गाड़ी आखिर चलने में कैसी है। सबसे पहले हम इसके इंजन की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखो, जब गाड़ी नहीं होती है ना तो उसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन होता है, फिर वो चाहे कोई भी कार क्यों ना हो। लेकिन ये जो गाड़ी है ये 13,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है और इतने में इंजन में से थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशन आने लग जाती है। मैंने एक आइलैक में नोटिस करा था, वो गाड़ी भी 11-12,000 किलोमीटर चली हुई थी और उसके अंदर हल्की हल्की वाइब्रेशन आ रही थी अंदर, जो कि मैंने नई काइलैक के अंदर नोटिस नहीं करा है। ऐसे ही टाटा के 3 सिलेंडर इंजन भी एज के साथ काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, लेकिन ये जो इंजन होंडा अमेज के अंदर दिया गया है ये एक 4 सिलेंडर इंजन है और इसीलिए ये बिल्कुल स्मूथ है। इवन अगर मैं हुंडई के और मारुति के 4 सिलेंडर इंजन से भी कंपेयर करूं तो ये उनसे भी ज़्यादा स्मूथ है। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस इंजन के बारे में वो है इसकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस सेगमेंट के टर्बो इंजन से ज़्यादा बेटर है या फिर उनसे कंपेरेबल है। वैसे ही अगर पीछे VTEC लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रू VTEC है। इसके अंदर वो स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है जो कि 1.5 लीटर वाले VTEC इंजन के अंदर आती है, और ना ही उस तरीके का ग्रंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि ये जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, ये सेगमेंट के बाकी 1.2 NA इंजन से बेटर है, क्योंकि इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 89 bhp की पावर बनाता है और 110 Nm का टॉर्क, जो कि फ्रॉन्क्स के 1.2 NA इंजन के बराबर है। वहीं अगर हम इस सेगमेंट में बाकी 1.2 NA इंजन को देखें तो सभी के सभी पावर में आपको इससे पीछे दिखाई देंगे। ज़्यादातर तो इसलिए क्योंकि वो 3 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं तो इसीलिए कम पावर बनाते हैं। लेकिन हुंडई का जो 1.2 लीटर इंजन है वो 4 सिलेंडर होने के बावजूद भी कम पावर बनाता है, और इसीलिए हुंडई का जो 1.2 लीटर इंजन है वो इनकी सब 4 मीटर SUVs में फुल लोड के अंदर अंडर पावर्ड फील होता है। वहीं अपनी अच्छी पावर और अमेज के कॉम्पैक्ट साइज की वजह से होंडा का ये इंजन इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पंची फील होता है। मैं इसे बलिनो और फ्रॉन्क्स के 1.2 लीटर इंजन के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रखना चाहूँगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ शायद से हल्की हैं इसलिए थोड़ी सी और पेपी फील होती है, लेकिन बाकियों के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, इसीलिए इसे परफॉर्मेंस के मामले में उनके ऊपर रखूँगा। वैसे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये गाड़ी 12 से 13 की माइलेज आपको दे देगी दिल्ली जैसी शहर के ट्रैफिक में, जो कि दिल्ली के हिसाब से अच्छा है। लेकिन मारुति के जो 3 सिलेंडर इंजन है वो 16 तक की माइलेज भी देते हैं। इवन बलिनो जो है वो 14 के आसपास की माइलेज दे सकती है आपको दिल्ली के ट्रैफिक में, अगर आप लाइट फुट से चलाओ तो। लेकिन फिर भी अमेज की माइलेज ठीक है, स्पेशली हुंडई का जो 1.2 लीटर इंजन है अगर उनसे कंपेयर करें तो उनसे बेटर है, क्योंकि वो पावर भी निकाल के नहीं दे रहा, उसकी जो माइलेज है वो भी 10-11 के आसपास ही रहती है दिल्ली जैसे शहर में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इसकी माइलेज ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर हम सिटी ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो। हाँ, लेकिन अगर आप इसका CVT वेरिएंट लेते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो आपको माइलेज के 2 एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि CVT गियर बॉक्सेस एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसका नाम है रबर बैंड इफेक्ट, जिसके चलते जब आप CVT गियर बॉक्स वाली गाड़ी के अंदर एक्सीलरेटर पेडल को तेज दबाते हो तो RPM तो बहुत तेजी से ऊपर भाग जाती है, लेकिन स्पीड बहुत तेजी से ऊपर जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अमेज के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, यानी कि इन जनरल CVT ट्रांसमिशन स्मूथ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके साथ ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप मिलता है और ना ही बहुत ज़्यादा माइलेज मिलती है, क्योंकि हाई RPM पर इंजन की जो माइलेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इंजन की जो साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर CVT गियर बॉक्स के साथ आपको अच्छी माइलेज निकालनी है तो आपको अपनी गाड़ी लाइट फुट के साथ चलानी पड़ेगी, और फिर डेफिनेटली ये CVT वाली होंडा सिटी आपको अच्छी माइलेज निकाल कर देगी,
क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर ड्राइव ट्रेन पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, अनलाइक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जिसमें क्लच की जगह फ्लूइड की वजह से ड्राइव ट्रेन लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी सीवीटी में अगर माइलेज गिरती है तो वो ड्राइव ट्रेन लॉसेस की वजह से नहीं गिरती, बल्कि आपके तेज़ एक्सीलरेटर दबाने की वजह से गिर जाती है। अगर आप आराम से चलाओगे तो अच्छी देगी। अब अगर आप नॉर्मल स्पीड पे मल्टी लेन हाईवे पे ओवरटेक कर रहे हो तो आपको कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सिंगल लेन हाईवे पे हो या फिर पहाड़ी रोड्स पर हो जहाँ पर आपको तेज एक्सेलरेट करके ओवरटेक करना है तो आपको इसके रबर बैंड इफेक्ट की वजह से कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और इसीलिए इंजीनियर्स ने सीवीटी के अंदर भी डिफाइंड गियर रेशियो या फिर बेटर बोलूं तो स्टेप्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखो, यूजुअली सीवीटी के अंदर कोई भी डिफाइंड गियर्स नहीं होते हैं। इसमें 2 पुली होती है जो कि कंटिन्यूअसली छोटी बड़ी होती है, जिससे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ गियर रेशियोज मिलते हैं और यही से आपको सीवीटी वाला स्मूथ इफेक्ट भी मिलता है, लेकिन यही से आपको वो रबर बैंड टाइप का इफेक्ट भी मिलता है। और इसीलिए अब कुछ सीवीटीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डिफाइंड स्टेप्स भी दिए जाने लगे हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी के गियर्स को मैनुअली चेंज करते हो तो ये पुलिस अपने आप को एक डिफाइंड गियर रेशियो पे लॉक कर लेती है और तब तक वहीं पर लॉक रहती है जब तक आपको जरूरत है। जैसे कि जब आपके सामने ओवरटेक करने वाली सिचुएशन है तो आप लेफ्ट वाले पेडल शिफ्टर को दबाओ, गाड़ी एक स्टेप डाउन करेगी और फिर आप एक डिफाइंड गियर रेशियो के अंदर इंजन आरपीएम को बढ़ाते हुए और गाड़ी के पीक टॉर्क का फायदा उठाते हुए सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अमेज के गियर बॉक्स में फुल कंट्रोल चाहिए तो आप इसको डालो एस मोड पे, जिसके बाद ये गाड़ी अपनी आरपीएम को 2 एक्सट्रीम एंड तक अपशिफ्ट या फिर डाउनशिफ्ट होने नहीं देती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर SM1 लिखा हुआ है, यानी कि स्पोर्ट्स मोड में है और गियर नंबर 1 पर है। अब ये वाला जो गियर है ना स्पोर्ट्स मोड में, ये शिफ्ट नहीं होगा जब तक ये गाड़ी रेड लाइन नहीं कर जाएगी। देखो, और ये लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि गियर चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही फील हो रहा है ना चंदन? ऐसे ही फील हो रहा है जैसे टॉर्क कन्वर्टर के अंदर गियर चेंज होते हैं ना, वैसा फील हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप सिंगल लेन हाईवेज या फिर पहाड़ों पे चलाओगे ना तो इसको एस मोड में डाल दो, आपको वो रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और गाड़ी को आप हायर आरपीएम पे चला पाओगे। इसकी अच्छी मिड रेंज का फायदा उठाते हुए गाड़ियों को ओवरटेक कर पाओगे। इसके अलावा सीवीटी गियर बॉक्स होने की वजह से ये गाड़ी 100 की स्पीड पर भी 2000 आरपीएम पर ही रहती है, जो कि आपको इसके मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये सीवीटी वाला वेरिएंट आपको हाईवेज पर 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज भी निकाल कर दे सकता है, जो कि इसके मैनुअल गियर बॉक्स वाले वेरिएंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये जो मल्टी स्टेप वाला सीवीटी गियर बॉक्स है ये आपको होंडा की सभी कार्स में देखने को मिलता है, निसान की गाड़ियों में मिलता है और शायद सेल्टोस में आता है। लेकिन इंडिया में बिकने वाली कई सारी कार्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर बेसिक सीवीटी ही मिलता है, जिसमें स्टेप्स नहीं होते हैं। जैसे कि मारुति की जो बलिनो है उनके अंदर स्टेप्स नहीं है। इवन अगर निसान रेनो के अंदर स्टेप्स हैं भी सीवीटी के अंदर, तो भी उनका जो इंजन है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगर हम इंडिया में देखें तो होंडा से ज़्यादा एडवांस और रिलायबल सीवीटी कोई भी नहीं बना रहा है, खासकर इसलिए भी क्योंकि जो इनके इंजन्स हैं वो सीवीटी ट्रांसमिशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसीलिए इसके सीवीटी को लेकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन जो इसके सस्पेंशंस हैं उनको लेकर मेरे थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, क्योंकि इस गाड़ी के सस्पेंशंस को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखा गया है, जिस चलते ये गाड़ी ख़राब रास्तों पर तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। स्लो स्पीड्स पर, छोटे मोटे गड्ढों पर तो आप इसको एक एसयूवी के तरीके से लेकर जा सकते हो, अंदर कोई जॉल्ट आता ही नहीं है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अगर आप 40-50 की स्पीड पर हो ना तो छोटे मोटे ब्रेकर्स पर तो आप गाड़ी को ऐसे ही निकाल दोगे बिना ब्रेक मारे, और आपको गाड़ी के अंदर से बस एक फ्लोटिंग फील आएगी। लेकिन इस अच्छे कंफर्ट का एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये कि अगर आप इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाते हो और आपके सामने एक बड़ा अंड्यूलेशन आ जाता है तो उसके बाद आपको ये गाड़ी बाउंसी फील होगी और आपको अपनी स्पीड मजबूरन कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप बाउंसी से बॉडी ऑन फ्रेम वाला बाउंसी मत समझना। जो बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ियाँ होती है जैसे कि स्कॉर्पियो वगैरह, वो तो छोटे मोटे अंड्यूलेशन में भी हर वक्त हिलती ही रहती है, आपको कंटिन्यूसली हिलता हुआ लगेगा जब आप उनके अंदर बैठोगे तो। लेकिन इसके अंदर आपको हर वक्त स्मूथ लगेगा अनलेस अनटिल आप एक बड़े बम पर तेज स्पीड से नहीं निकल जाते हो। वैसे ही इस तरीके के घुमावदार रोड्स पर भी आप ज़्यादा स्पीड कैरी नहीं कर पाओगे इस गाड़ी के साथ, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर साइड टू साइड मोशन भी फील होता है जब आप कर्व पर तेज़ चलाते हो इस गाड़ी को। मेरे हिसाब से होंडा ने ऐसा जानबूझ के किया है, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली सिटी में ही चलाने के लिए है, एक फैमिली ओरिएंटेड कार है, तो कंफर्ट ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए इस तरीके की गाड़ियों में, जो कि मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसके जो सस्पेंशन है ना वो थोड़े से बैलेंस्ड होने चाहिए थे। अगर मैं डिज़ायर जैसी गाड़ी की बात करूँ तो उसके सस्पेंशन थोड़े से आपको बैलेंस दिखाई देंगे, उसके सस्पेंशन भी थोड़े से सॉफ्ट साइड पर ही हैं, लेकिन इसके मुकाबले थोड़े से बैलेंस दिखाई देते हैं ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर राइड क्वालिटी वर्सेस हैंडलिंग के चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके सस्पेंशन उन लोगों को बॉदर नहीं करेंगे जिनका यूसेज 75% के आसपास सिटी में रहता है और 20 to 25% हाईवे पे रहता है।
लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा हाईवे पे चलाते हो तो ये गाड़ी उतनी ज़्यादा आपके लिए नहीं है। अच्छा, इसके एनवीएच लेवल की बात भी कर लेते हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। मैंने लास्ट टाइम एलिवेट की वीडियो में बोला था कि उसके एनवीएच लेवल्स अपने कंपटीशन की गाड़ियों के मुकाबले थोड़े कम अच्छे थे, लेकिन अमेज के साथ मुझे ये बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो कंपटीशन की गाड़ियाँ हैं ना, उनके मुकाबले अमेज के जो एनवीएच लेवल्स हैं वो बेटर हैं। हाँ, रोड नॉइस अभी भी आती है, लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, मारुति हुंडई वगैरह की गाड़ियों की बात करूँ, सब 4 मीटर वाली गाड़ियों की बात करूँ, तो उनके मुकाबले होंडा अमेज के एनवीएच लेवल्स थोड़े से बेटर हैं। अच्छा, एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसी भी मिलती है जो कि कंपटीशन की कार्स में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और वो है इसका कैमरा बेस्ड ADAS, जो कि आपकी ड्राइव को थोड़ा सा सेफर बनाने के लिए लगाया गया है। लेकिन मुझे इसका ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लगता है और समटाइम्स ये गलत जगह पर गाड़ी रोक देता है। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी को लेकर जा रहा था, चढ़ाई पर चढ़ा रहा था, और बाइक वाले और मेरे बीच में थोड़ा सा गैप था, मतलब मैं इधर को जा रहा हूँ, बाइक वाला इधर को खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। तो इस टाइप की इनएक्यूरेसी मेरे को इसके अंदर देखने को मिली, तो इसीलिए मैं तो इसका जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बंद करके ही चला रहा था इस गाड़ी को। लेकिन जो इसका ADAS है ना, उसका फायदा आपको मिलेगा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर। यस, इस गाड़ी के अंदर 10 लाख रुपए के प्राइस पर ही आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिसके साथ आपकी जो गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी की स्पीड को मैच करके रखेगी, और जब तक वो नहीं हटेगी तब तक आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल ही पेडल लेस ड्राइव करने का फील मिलेगा इस गाड़ी के साथ 10 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर। तो चलो अब समझते हैं कि ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। देखो, इस गाड़ी के अंदर छोटे मोटे कॉन्स तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं, रिलायबिलिटी की बात करूं, और जिस तरीके की इंजीनियरिंग दी गई है CVT वगैरह के साथ इसके अंदर, और जो इंजन इसके अंदर मिलता है आपको, उस हिसाब से 10 लाख रुपए के प्राइस पर ये वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर कार्स बन जाती है, जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में बोला था। लेकिन तब जब आप इस गाड़ी को मेजरली सिटी के अंदर ही यूज़ करने वाले हो तो। लेकिन अगर आपका हाईवे पर आना जाना ज़्यादा है तो आप एक 100 हॉर्स पावर से ज़्यादा वाली गाड़ी को ही चूज़ करो। ये गाड़ी फिर उतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है उस कंडीशन के अंदर। तो इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़ के जाइए। थैंक यू।